हाँ भाई, तो मेरा नाम योगेश ओझा है। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, मतलब डिग्री वग्री बता देता हूँ। बीकॉम बीकॉम तो सबने किया है। एलएलबी किया, 2 बार एलएलएम किया, दोनों में गोल्ड मेडल लगा है। पीएचडी किया आईपीआर में। और क्या क्या किया, 40 से ज़्यादा डिप्लोमा कर चुका हूँ। 2 डिप्लोमा मैनचेस्टर से किए हैं, कुछ आईआईएम से किए हैं, कुछ आईआईटी से किए हैं। 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ। 300 से ज़्यादा किताबें लिख चुका हूँ और ऐसा पढ़ा लिखा हूँ, मतलब मैं अच्छा आदमी हूँ। तो और और क्या बताऊँ यार। और सीरियस रह के नहीं पढ़ा सकता मैं ज़्यादा। डिग्रियाँ कौन कौन सी। हाँ, मतलब यही सब है भाई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सीए एक समय पे मैं करना चाहता था, फिर मेरे जीवन की एसटीसी हो गई तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया। मतलब पास था, इंटर में बोथ ग्रुप पास था, कॉस्ट एफएम में 95 मार्क्स थे मेरे। अच्छा पढ़ता था मैं। हम्म। फिर कुछ मतलब आई वॉज द सोल अर्नर फॉर माई फैमिली, तो मैंने सोचा लॉ कर लेता हूँ। फाइनल महंगा पड़ रहा था मुझे। फिर मैं मीडिया कंपनी खोल ली, कमाने लगा तो मजा आने लगा। फिर वकील बन गया। उधर कोर्ट वोट जाके देखा तो और ज़्यादा मजा आया, वहाँ भाई इनके पास बहुत पैसा होता है। तो फिर लालची था मैं शुरू से, तो फिर उधर चला गया। तो देखो भाई, अभी यहाँ पर सीएस में मैं मेजरली लॉ पढ़ाता हूँ, लीगल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये कुछ कैटेगरी वैरायटी ऑफ नोट्स है मेरे, जिससे मैं पढ़ाता हूँ। इसको मीम पुराण बोलते हैं हम लोग, मीम्स के थ्रू पढ़ते हैं। अच्छा, लॉ रटने वाला सब्जेक्ट है कि पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, क्या लगता है आपको। पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। तो उसका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मतलब कैसे पढ़ना चाहिए लॉ को। अगर तमीज से पढ़ के पास करना है तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ। और क्या होना चाहिए लॉ में। लॉ और इकोनॉमिक्स, ये 2 मेजर सब्जेक्ट्स है मेरे। गुड इवनिंग भाई। हाँ जी, बताएं। और क्या होना चाहिए, मतलब अदर लॉ कितने मार्क्स का पोर्शन है, पहले तो ये बताओ। कितने। 40। एलएलपी भी इंक्लूडेड है उसमें, थर्ड पार्ट के अंदर। ये मोटा मोटा अपन माने तो 30 मार्क का सब्जेक्ट बन जाता है, 3 चैप्टर्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आ जाता है इसमें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ जाता है, और एक जनरल क्लॉजेस एक्ट आ जाता है। ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा रहता है कि डे 1 पे पहले मैं सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देता हूं, ताकि थोड़ी फेमिलियरिटी बने कि साला पढ़ने क्या वाले हैं। आते ही शुरू करता फेमा में ऐसा होगा वैसा, तो मूड खराब हो जाता है। फिर जो चैप्टर हम शुरू करेंगे एक दिन पूरा उसका इंट्रोडक्शन चलता है। मेरे हमेशा लॉ पढ़ने में 3 सवाल रहते हैं, क्या है ये, क्यों है ये, और क्या खबर। क्या है ये, चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन। क्यों है ये, उसके रीजंस कि लॉ क्यों बनाया गया। और क्या खबर, पूरा पढ़ते पढ़ते अपने को समझ में आता है। भाई आपका नाम क्या है। ऋषभ। और हितांशु और ऋषभ, चलो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो हम एक एक करके चैप्टर समझते हैं कि भाई है क्या। एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, फिर है फेमा, फिर है जनरल क्लॉजेस एक्ट। सबसे पहले हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट समझते हैं कि ये है क्या साला। ये चैप्टर क्यों हमको पढ़ा रहे हैं, क्यों हमको ये देखने की जरूरत है कि क्या मजबूरी है जो हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। क्या समझते हो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वर्ड से। मैं अभी कोई चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहा हूं कि ये होता क्या है। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या है। अच्छा, आपको हर चीज समझ में आ जाती है जो बोलता है व्यक्ति। किसी के घर में कोई छोटा बच्चा है, इसके आपके यहाँ है, कितना बड़ा है। अरे बहुत बड़ा हो गया है, तो बच्चा क्या। कोई ऐसा मतलब बच्चा, प्रॉपर बच्चा है वाला, वो क्या बात कर रहा है आपको समझ में आता है, उसकी मम्मी समझ जाती है। अलग अलग वैरायटी में रोता है आदमी, अलग अलग रिदम होती। इस बार रोया तो पेट दुख रहा है, उस बार में भूख लगी, इस बार में बू पिएगा बेटा। आम आदमी नहीं समझ पाता। ऐसे ही लॉ में भी प्रॉब्लम होती है कि यार क्या लिखा है उसको कैसे डिकोड करना है। आप लोग चैटिंग करते हो। सारे लोग करते होंगे। चैटिंग में ऐसा नहीं होता, पहले मुझे भी बच्चों ने सिखाया, मतलब बैक टू 7-8 साल पहले की बात है, कि बच्चे कुछ मैसेज करते थे तो मैं रिप्लाई कर देता था। बच्चे बोलते आप बहुत रूड हो।
मैं सोच रहा हूँ मैं इतने प्यार से हंसते हंसते रिप्लाई करता हूँ, फिर मैंने ये समझा कि भाई इमोटिकन यूज नहीं करता था, इमोजीज जो होते हैं वो मैं यूज नहीं करता था। कि किसी ने बोला सर आप आ रहे हो, मैं कहा हाँ, सामने वाले को लिखा, मैंने लिखा हाँ, सामने वाला पढ़ रहा हाँ। तो ये इंटरप्रिटेशनल इश्यूज होते। तो हमको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इसलिए पढ़ना होता है कि लॉ मेकर ने किस सोच से लॉ बनाया, जिस सोच से लॉ बनाया उसी सोच से हम उसको क्या करें, इंटरप्रीट करें। तो इसके बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। आप उनको सुनते हो, एक बहुत महान गायक है हमारे बीच में, क्या नाम है यार वो गंजे का, बी प्राक। उसके गाने सुने आपने? वो गाना बनाता है, ए खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। खुदा ने अगर सच में सुन लिया होता तो एसिड रेन करे उसके यार पे। मतलब आप खुदा को बोल रहे हो भाई पानी गिरा तेरी, तो ऐसे गाने वो बना रहा, उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग रूल्स भी अपने को पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि किस गाने को कैसे समझना, ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, आजकल वो शॉर्ट मैसेजिंग भी चलती है ना, गुड मॉर्निंग जीएम लिखता आदमी, है ना? आप सब लोग 18 से ऊपर की एज के, फिर ठीक। ये सुबह 10 बजे तक आए तो लगता है कि गुड मॉर्निंग ही है, दोपहर में 3 बजे कोई किसी को ये मैसेज कर रहा है, इसका क्या मतलब निकलेगा, है ना? गड़बड़ हो जाएगा पूरा। अच्छा, मुंबई से है कोई यहां पे? मुंबई गया है? एक एरिया है वहां पे बहुत फेमस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, नाम सुना है? वहां पर लोग एड्रेस इतना बड़ा नहीं बोलते, बोलते बीकेसी जाना है। पर यही इंदौर में बोल दो तो आदमी एकदम इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हो जाते हैं। तो लॉ को भी इंटरप्रेट करना और समझना इसीलिए जरूरी है। लॉ में बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, मर्डर के लिए फांसी की सजा होती है, होती है, हाँ या ना? पक्का लॉक कर दूं? पर हर खून पे तो फांसी मिलती नहीं है। हर लॉ का इंटरप्रिटेशन करने का तरीका अलग होता है। और हम लोग भी पता फंसे इसीलिए हैं। जैसे जब मैंने लॉ करना शुरू करा था तो मैं भी यही सोचता था क्या कर रहा हूं मैं, पहला क्या कर रहा हूं, दूसरा क्यों कर रहा हूं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगा था कि छी अब नहीं करना है, बहुत गंदा सब्जेक्ट है। हमारे टाइम पे क्वेश्चंस भी ऐसे आते थे, पूछा व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, 20 नंबर में लिखो, और कॉपी भरना होती थी। प्रेफरेंस शेयर को मैं क्या लिखूं, 14 पेज में 20 पेज में क्या लिखूं कि प्रेफरेंस शेयर होता है, बहुत बढ़िया होता है और वो प्रेफरेंस शेयर होता है, ये लिखो तो फेल हो जाओ। तो अब उस व्यक्ति ने अगर 20 नंबर में ये चीज पूछी है तो प्रेफरेंस शेयर, उसके टाइप्स, उसके वोटिंग राइट्स के बारे में, मैरिड डिमैरिड सब लिखना पड़ेगा। केस स्टडी आती है आपके पेपर में, उसको डिकोड कैसे करते हैं। लॉ को अगर आप टेक्निकली टर्म्स से पढ़ने लग जाओ तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंदौर का नहीं है या एमपी के बाहर का है, कहां से हो आप? राजस्थान से हो, तो यहाँ की लैंग्वेज से फेमिलियर हो, थोड़ा बहुत ऐसे ऑटो वाले वगैरह से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है? नहीं होती। मुंबई के ऑटो वालों को समझना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैं जब भी वहां पर ट्रेवल किया, उनकी कुछ आदतें हैं, जैसे आप उनके पास जाके पूछो कि भैया बीकेसी जाना है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, हाँ, तो बोलते ऐसे। अब इसका मतलब क्या होता है? मैं बैठने लगा, बोलता बोला ना नहीं जाएगा, तो मना किया। आगे जाके दूसरे वाले से पूछा भैया बीकेसी जाना, उसने वापस ऐसे किया। मैं आगे जाने लगा, बोले बैठो ना जाने का बोला। उनका टेक्सचर टोन सब अलग है। मुंबई में सर्वाइव करना आपको भाऊ बोलना सीखना पड़ेगा। वहां के कुछ की टर्मिनोलॉजी होती है, अगर आपने वो सीख ली तो आप वहां पे थोड़ा अपनापन फील कर पाओ। जैसे इंदौर में अगर आप रह रहे हो, और भैया क्या कर रहे हो, क्या चल रही है, किधर जा रही है, किधर आ रही है। मैं भी प्रॉपर इंदौर का नहीं हूं, 15-16 साल से यहां पर हूं, पर अब मैं इंदौरी से ज्यादा इंदौरी हो चुका हूं। पोहे लेना, जब भैया सेव डालो इसमें, जलेबी रखना, ऐसे अपन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अपना एक्सेंट यहां का हो गया। कोई इंसान ये नहीं समझ पाता। मैं पहली बार अगर आके बैठू और भैया क्या चल रहा है, तो किसी को समझ नहीं आएगा कि ये इंसान इंदौर का नहीं है। लॉ में ऐसा, अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है
जो हम शीट बनाएंगे, आपको एक कॉपी बनानी पड़ेगी अलग से, जिसके अंदर आप डेली कीवर्ड्स लिखें। आपको नोट्स बनाने आते हैं? कैसे बनाते हो एकदम डिटेल में? आप 50 पेज के नोट्स को 20 पेज में शॉर्ट कर सकते हो कीवर्ड्स और एरो बना के। नोट्स अगर आप वैसे बनाना जानते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ जाएगी और आपको चीजें बहुत जल्दी ग्रैस्प करना आप सीख जाओ। ठीक है, जैसे किसी चीज का आंसर कैसे लिखा जाता है, मैं एकदम शॉर्ट में एक चीज डिस्कस करके देखते हैं हम। जैसे लॉ को इंटरप्रीट करने के लिए दो तरह के रूल होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक होते हैं अदर रूल्स। फिलहाल बस इतना समझ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डिकोडिंग लॉ। डिकोडिंग लॉ, कानून को डिकोड करना। क्या करना? अब ये डिकोड वर्ड अगर आपको याद रह गया तो आप अगर इसके डेफिनेशन खुद से भी बनाएंगे तो कैसी बनेगी? मॉड्यूल के जैसी। प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं भाई? इसमें 5 रूल्स होते हैं। लिटरल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब यहां पर इंटरप्रिटेशन है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इतना समझते चल रहे हैं हम चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं अभी, बेसिक सब्जेक्ट समझने की। इससे पहले सब्जेक्ट समझा है कि लॉ में क्या है? नहीं? हाँ, तो फिर ठीक है। लिटरल कंस्ट्रक्शन, मिसचीफ रूल, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ये चीज हम पढ़ते हैं। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन जो है ये कब लगा सकते हैं? लिटरल कंस्ट्रक्शन कब लगा सकते हैं? लिटरल का मतलब होता है ग्रामेटिकल रूल भी बोलते हैं कि जैसा लिखा है वैसा ट्रांसलेट कर लो, जैसा लिखा है वैसा। ये कब लगाएंगे? कब लगाना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा, किसी ने अगर आपको बोला, बहुत ध्यान से समझना, आउटिंग करते हो आप लोग? घूमते हो? बाहर घूमना पसंद करते हो? घर में किसी की कोई स्ट्रिक्टनेस? किसके? भाई 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 भाई, मेरे घर में भी कुछ ऐसे रूल्स थे। मैं बाहर आ गया था, जॉब वॉब करने लगा था, खुद का ऑफिस डाल लिया, अब थोड़े बहुत पैसे आए हो, आदमी एकदम होशियार बनने लगता है। मैं अपने घर गया तो एकदम अय्याशी चढ़ती ना आदमी को, नई नई कार आती है तो एकदम मजा आएगा। और अपने शहर में होशियारी मारने का मजा अलग होता है। जहां पर आपका बचपन निकला हो ना, तो वहां पे हर दुकानदार जिसने आपको घूर के देखा था वो हॉर्न बजाने में अलग मजा आता है। और मेरे घर पे ऐसा रूल था कि मेरे को बेटी की तरह पाला है, 7 बजे बाद अलाउड नहीं था बाहर जाना। बिल्कुल, मतलब मैं खुद कंफ्यूज था कि बारात जाएगी कि डोली, वैसा सिस्टम था। सेम अस ब्रो। 8 तेरा 1 घंटा, भाई क्या लीनियंट पेरेंट्स है। ऐसे मेरे को मिल जाता है, मैं जीवन के पता नहीं कितने घंटे एक्स्ट्रा घूमता। हाँ? अच्छा, ऐसा। अब मेरे घर पे ऐसा सिस्टम कि अब मैं रात रात को पहले दिन में घूमने गया, घर वाले अलाउ नहीं करते थे तो मैं पूछ के नहीं जाता हूँ आजकल। मैं धीरे से बोलता हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। 7 साढ़े 7 पे निकला, उस दिन मैं आया 11 बजे। आके देखा, मैंने कहा माहौल कैसा है? सॉर्टेड था, सब खाना खा रहे हैं अपना। मेरे से खाने का भी पूछा उन लोगों ने कि तू खाएगा। और जब आपसे घर पे खाने का पूछा जाए मतलब माहौल ठीक है। और ये नहीं पूछा बाहर से खा के आया, खाना लगा दूं? मैंने कहा अगर मम्मी देवी हो तुम। मैंने कहा सॉर्टेड। मैं अगले दिन फिर निकला, अगले दिन 11 की बजाय 12 पे आया, तब भी सॉर्टेड है, कुछ नहीं। मम्मी ने थोड़ा घूर के देखा, मैं कहा ठीक, मम्मी तो चलते रहते। मेरे फादर की डेथ बहुत पहले हो गई थी। मेरा भाई मुझसे एज डिफरेंस ज्यादा, 10 साल बड़ा, और दानव आदमी एकदम, मतलब असली के राक्षस होते ना, प्रॉपर राक्षस है वो, बहुत बहुत ज्यादा डेंजर है वो। साउथ इंडियन हीरोज नहीं होते हैं, मेरे घर में ये सब वैसे ही बोलता है वो एकदम। तो भैया ने भी कुछ नहीं बोला। भैया और पूछता, आ गया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भाई ये भी भगवान है। मैं तीसरे दिन 2 बजे आया। उस टाइम भैया ने रात में कुछ नहीं बोला, पर सुबह मैं सो रहा था तो उसने मुझे उठाया और बोला मेरे घर में 10 बजे के बाद तू नहीं आएगा, अगर 10 बज गई तो घर मत आना। अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए? कि 10 बजे तक घर में आ जाना चाहिए। मैं निकला घूमने, और हमारे रतलाम में रहा हूं, मेरी 9 to 12 की एजुकेशन वहां हुई है। तो वहां शहर से काफी दूर एक चाय की अच्छी दुकान है। गाड़ी थी तो हम घूमने निकल गए। चाय पीते पीते टाइम देखा तो 10 बज के 5 मिनट हो गए। तो मेरे को भाई की बात याद आई कि यार 10 बज जाए तो मेरे घर मत आना। इको होता है ना एकदम, पूरा घूम रही आवाज, 10 बज जाए तो मेरे घर मत आना, 10 बज जाए। तो मैं घर नहीं गया उस दिन, मैं सुबह गया। क्योंकि उसने क्या कहा था,
10 बज जाए तो मेरे घर में, मैं सुबह गया तो उसने मतलब बस कूटा ही नहीं मुझे, बाकी जो मैंने 3 गाली तो नहीं सीखी उससे। मैंने कहा ये वाली भी होती है, मेरे को नहीं यार, इंदौर में सीख नहीं पाया मैं वो। उसने बोला कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि घर मत आना, घर तो तू आना पर टाइम पे आ जाना। समझ रहे हो आप? लिटरली हर चीज को ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते, लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल हर जगह नहीं लगा सकते। अगर किसी ने, कोई महिलाओं से बात करता है, आप दोनों में से करते हो, और अगर लड़की बोल दे मेरा वो मतलब नहीं था, का क्या मतलब होता है? सिंपल, वहां पर रूल लगता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का। तो ये जितनी भी चीज हम पढ़ते हैं ना, इसको एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं। ये लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 परिस्थिति में लगता है। स्टैच्यूट बोलते हैं हम, लॉ की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन में? स्टैच्यूट में गिवन जो वर्ड है वो या तो प्लेन हो, क्या हो, या क्लियर हो, या फिर अनएम्बिगुअस हो। क्या हो? क्या 3 चीज पढ़ी हमने? क्लियर हो, प्लेन हो, अनएम्बिगुअस हो। अच्छा, मेरे से मतलब हम लोग साथ में पढ़ने की एक और समस्या है कि मुझे इंटरेक्शन करने की बड़ी गंदी आदत है। तो अगर आप नहीं बोलोगे तो या तो मैं जाऊंगा या आप, और मेरे को तो ये पैसे भी दे रहे हैं, तो शायद तुमको ही बाहर निकलना पड़े। तो हम इंटरेक्ट करेंगे और एक टारगेट ये रहता है कि क्लास का क्लास में याद करें, घर जाके आधा घंटा पढ़ा शॉर्ट। तो लिटरल रूल की एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कब एप्लीकेबल होगा? जब वर्ड्स गिवन इन द स्टैट्यूट्स आर क्लियर, प्लेन, सिंपल। कब एप्लीकेबल नहीं होगा? इसका उल्टा, वर्ड्स गिवन इन द स्टैट्यूट्स आर नॉट क्लियर, अनएम्बिगुअस का उल्टा। या फिर लिटरल रूल को अगर जब आप अप्लाई करो तो इट गिव्स एब्सर्ड रिजल्ट्स। एब्सर्डिटी मतलब एब्सर्ड रिजल्ट्स, मतलब कुछ तो भी मतलब निकल रहा है। हेरा फेरी देखिए हो, ताली इतलात, अगर उसमें लिटरल इंटरप्रिटेशन लगा दो तो तोतला सेठ को कितनी लात पड़े, पर उसका असली मतलब क्या है? 40 लाख रुपए। तो लिटरल रूल तो लगाने से रहे। तो भगवान ने ऐसी परिस्थिति में दूसरा रूल बनाया होगा, उसका नाम है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबल मतलब हिसाब से लगा लेना। कि जब, और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कब लगेगा? जब वर्ड्स गिवन इन द स्टैट्यूट्स आर नॉट क्लियर, एम्बिगुअस, या लिटरल रूल फेल हो जाए। रीजनेबल कहां लग रहा है? जब वर्ड्स गिवन इन द स्टैट्यूट्स आर, और एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस नहीं। जहां लिटरल रूल अप्लाई नहीं होता वहां कौन सा लग जाता है? रीजनेबल। और जहां लिटरल रूल लगता है वहां पे रीजनेबल लग नहीं सकता। लिटरल कब लगेगा? जब सेम, सिंपल, आसान हो। ठीक है, जैसे ये गाना है, ये वाला मीम गलत लगा है, वो रंग दे तू मुहे गेरुआ, अगर उसका लिटरल ट्रांसलेशन करो तो ऐसा नहीं निकले भाई, रंग दे बिल्कुल एकदम। ठीक है, ये गाना सुना आपने, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। इसका लिटरल कंस्ट्रक्शन तो है कि आदमी पागल है, कुछ भी सुन रहा है। लेकिन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन है कि भाई एक्सपेक्टेशन वाला गाना है। बी प्राक के गानों में भी एक्सपेक्टेशन ही आती है। एक गाना उसको, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, 5 करोड़ बोल दिया तो आप इतना कॉन्फिडेंटली पूछता हो अक्षय कुमार उसमें क्या लोगे तुम, बोल दिया अगर उसने तो भाई दे पाएगा तू। तो वहां कौन सा रूल लगता है? आपने कभी ऐसे गानों में होता है ना, बहुत सारे गाने ऐसे आते हैं, बहुत सारे ऐसे, इनफैक्ट आजकल के गाने तो सारे ही ऐसे बन रहे हैं ऑलमोस्ट। क्या हो गया? हाँ यारा मैं क्या कर, पूजा कर, मंदिर बनवा, और क्या। कैसे कैसे गाने आ रहे हैं भाई, और लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक वो गाना आया था, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। मेरी मौसी की का लड़का है, उसकी वाइफ मतलब मेरी भाभी, उन्होंने खुद की एनिवर्सरी पे ये गाना लगाया, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। भैया से शादी हो रखी, 2 पर्सनल बच्चे उनके। ये कैसा इंटरप्रिटेशन है? खुद के पति के लिए मतलब ना होके भी कुछ लागे। तो ये इस टाइप की चीजें अपने को कौन से चैप्टर में पढ़ने पड़ेगी? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इसके बाद एक और दूसरा चैप्टर आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। देखो भाई, इसकी शक्ल देख के कौन सी कंट्री का लग रहा है?
बस तो बाहर वाली चीजें हैं इसमें। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपने को पढ़ना पड़ेगा, ये इधर से उधर उधर से इधर। ये हम ऐसे ना हर चैप्टर में आपको एक कंटेंट शीट मिलेगी। कंटेंट शीट में क्या होता है, हम पहले नंबर पे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भाई चलोगे? हाँ चलेगा तो सही। पहले नंबर पे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, तो हमने कंटेंट शीट में अपने पर्सनल हाथों से लिख दिया। आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें आप लिखेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? फिर डेफिनेशन पढ़ी फॉर एग्जाम्पल फॉरेन सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ी, 2N में डिफाइंड है, बाजू में सेक्शन लिख दिया। इसके लिए आपको रेड कलर का पेन अगर संभव हो तो अपने पास रखें, नहीं तो बाद में हाइलाइटर से हाईलाइट कर देने का। इससे क्या होगा कि जब आप एक्ट को रिवाइज करोगे, कभी बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा आपने जीवन में, बिजनेस स्टडीज कैसे टिप्स पे याद रखते हैं कि प्लानिंग वाले चैप्टर में क्या आता है, प्लानिंग, प्लानिंग की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैरिड्स, डीमैरिड्स, प्लानिंग की प्रोसेस, प्लानिंग कंट्रोलिंग में रिलेशन, चैप्टर खत्म। क्यों याद है? क्योंकि छोटा चैप्टर होता था और आसान लगता था, कनेक्टिविटी। इधर भी यही काम करने का आपने। कंटेंट शीट अगर आपने बना ली तो जब आप रिवाइज करोगे 15-15 मिनट में चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। कैसे? आप देखोगे और आपको ऑटोमेटिकली कीवर्ड याद आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली। फॉरेन सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही बड़ी अच्छी होती है कि वो सिक्योरिटी जो एक्सप्रेस की गई है फॉरेन करेंसी में। सिंपल, कीवर्ड्स मैं याद करवाऊंगा, याद रखना आपका काम है, करवाना मेरा। बस थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको करना पड़ेगा ताकि जीवन और चैप्टर दोनों आसान चले अपना। ठीक है, ये है जैसे फॉरेन, फेमा का कंसेप्ट क्या है, फेमा बोलते हैं हम इसको प्यार से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। कोई भी एक्ट पढ़ो तो पहले तो उसका नाम डिकोड कर लो। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट समझ आया कि क्या होगा उसके अंदर? उसमें लॉ को इंटरप्रीट करने के रूल्स ही रूल्स दिए हुए, रूल्स ही रूल्स, कि लॉ में अगर ऐसा हो जाए तो इसको ऐसे पढ़ लो, वैसा हो जाए तो वैसे पढ़ लो। एक और ये लॉ मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल भी इसलिए क्योंकि मैं इनमें प्रैक्टिस करता हूं। पेमा के मेरे पास काफी सारे काम है। जनरल क्लॉजेस एक्ट बहुत, एक केस था प्रैक्टिकल बताता हूं मैं। एक केस मैंने लड़ा था जिसमें क्लाइंट को फांसी की सजा मिली थी, फांसी की सजा। तो उसमें क्या हुआ था, उस क्लाइंट ने रेप किया था 6 साल की बच्ची का। क्लाइंट नहीं था मतलब मेरा, वो उस अक्यूज ने रेप किया था 6 साल की बच्ची का। कोर्ट कन्विंस था कि इसको मौत के घाट उतार दो, सिंपल। सिमिलरली एक केस हुआ था 21 मार्च, कोविड का 22 मार्च से लॉकडाउन लगा था ना, उसके एक दिन पहले की बात है। एक केस चल रहा था, एक ग्वालियर के हाईकोर्ट जज आए थे, तो उसमें एक पुलिस वाले ने वारंट को एग्जीक्यूट नहीं किया। वारंट एग्जीक्यूट नहीं करने का तात्पर्य होता है कि जिस बंदे को अरेस्ट करने का बोला था पुलिस वाले ने पैसे खा लिए, अरेस्ट नहीं किया। तो सरदार जी से जज, भाई साहब एकदम गुस्से में आ गए, बोले कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम ये करो वो करो। बढ़िया, उन्होंने 18 पेज का ऑर्डर लिखवाया। दूसरे का केस था कि द ऑनरेबल एसपी डिड नॉट हैव टाइम टू ओबे द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, he seems to be overburdened with his duties, so this court is granting him relief, immediately suspended with the effect of this order. मेरे एक केस में भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, अगला केस मेरा, मेरे को मजा आ गया, मैं घुसा, हाँ लॉर्डशिप एसपी इज नॉट वर्किंग। उन्होंने जो चिल्लाया मुझे, वो बोलते मिस्टर काउंसिल डोंट टीच मी व्हाट टू डू। तुम्हारा केस अलग है, उसका केस अलग है, तो हर परिस्थिति में अलग तरीके से काम किया जाता है। ये चीज वो कहां से सीखा? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। साधारण चीज है, बहुत टिपिकल नहीं है। अगर मैं आपको कंटेंट बताऊं तो 2-3 तरह के लॉ आपको इंटरप्रीट करने के टॉपिक पढ़ना है। प्राइमरी रूल्स पढ़ना है, सेकेंडरी रूल्स पढ़ना है, और एड्स टू इंटरप्रिटेशन होता है। एड्स का मतलब क्या होता है? हेल्प। एड्स ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ा है बिजनेस में? एआईडीएस वर्ड जो होता है वो नहीं है, वायरस वाला नहीं है। एआईडीएस मतलब हेल्पिंग, कि आपको लॉ को इंटरप्रीट करने में और क्या हेल्प कर सकता है। तो 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब यह कि कानून के अंदर उसमें 8 चीज के नाम है, सेक्शन, हेडिंग, टाइटल, प्रियम्बल, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, ऐसा छपरी चैप्टर है। एक एक्ट के अंदर जो जो चीज होती, क्या होता है एक्ट के अंदर? चैप्टर। बताओ, गैस करो, और क्या हो सकता है? क्लॉजेस होंगे, सेक्शंस होंगे, प्रोविजंस होंगे, एक्सप्लेनेशन होंगे, इलस्ट्रेशन होंगे, और क्या होगा? रूल्स, शेड्यूल्स। कोई 5 नाम बता सकता है तुम में से कोई कि एक एक्ट के अंदर क्या क्या होता है? क्लॉजेस हो गया एक, चलो एक्सेप्टेड।
सेक्शंस हो गए, प्रोविजंस हो गए, रूल्स हो गए, एक्सेप्शंस हो गए, 5 समझ भी आ गया। ये टॉपिक था उस चैप्टर में। हाँ, अगर आपको याद करना है ना भाई, तो चीजों को जितना जनरलाइज कर सकते हो उतना कर दो। अगर आप लॉ से डरोगे तो फिर लॉ तो है ही हरामी, जो सच है वो है, इससे घटिया चीज नहीं और इससे अच्छी चीज नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कॉर्पोरेट लॉ को बहुत तरीके से तमीज से पढ़ लेते हैं, उनके पैकेजेस बहुत खतरनाक होते हैं। ऑडिट में भी पैसा है, फाइनेंस में भी पैसा है, पर एक लिमिट होती है। 2-3 प्रोफेशंस ऐसे हैं ना जिसमें जान का खतरा होता है, उसमें अलग लेवल के मजे होते हैं, अलग लेवल के मजे होते हैं। अगर आपका भगवान ना करे पर कोई कह दे कि नया वाला कोरोना के लक्षण आप में दिख रहे हैं, आप बच सकते हो, पर 4 लाख रुपए लगेंगे, क्या करोगे? बार्गेन? यार 3.5 लगा लो यार भैया यार। हा? जितने होंगे उतने दे देंगे। आपको पता चला कि किसी और ने मर्डर कर दिया पर वहां पर आपके फुटप्रिंट्स मिल गए, आप इस केस से बाहर हो सकते हो, 5 लाख रुपए लगेंगे। आपने एक बहुत बड़ी कंपनी बना रखी है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको फोन आया कि आपके एक्सपोर्ट के पैकेज में से एक डेड बॉडी मिली है, तो डेड बॉडी उठ के आपका नाम पुकार रही, पर आप इससे भी बाहर आ सकते हो। आप अगर हमें 2 लाख रुपए देंगे तो हम उसको समुद्र में फेंक देंगे, क्या करेंगे? और आपका ऑडिट अटका पड़ा है, सीए बोल रहा मैं साइन नहीं करूंगा, 1 लाख रुपए दो, नॉर्मली ऑडिट का रेट मान लो 20,000, साइन नहीं करूंगा, तो आप क्या करोगे? दूसरा सीए नहीं है, ऑडिट, ऑडिट सिंपल ऑडिट, बस वेरिफिकेशन, साइन नहीं कर रहा। इनकम टैक्स रिटर्न जानते हो, इनकम टैक्स पड़ा, एक सी आपका रिटर्न भरने के 10,000 ले रहा, दूसरा बोल रहा घर का आदमी है तो 2500 में कर दूंगा, क्या करोगे? कर लिया स्विच। जब तक जान पे नहीं आती है ना, तब तक आदमी, हाँ वही इनकम टैक्स में अगर आपकी स्क्रूटिनी खुल जाए, स्क्रूटिनी समझते हैं आप लोग? हाँ, चेहरे से लगा मेरे को, क्या मालूम क्या बोल दिया सर, एक ही दिन में सब कर, हम तो नहीं पढ़ेंगे अब। स्क्रूटिनी मतलब आपने रिटर्न फाइल कर दिया, पर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरी 3-4 बार स्क्रूटनी खुल चुकी है, वो बहुत फेलते हैं इनकम टैक्स वाले भाई, बहुत 12 बजाते। लकीली मैंने 5 साल प्रैक्टिस की है इसमें, तो बच गया। आपने रिटर्न भर दिया, अब हम तो थोड़ा ऐसे मतलब अच्छा ही रिटर्न, करेक्ट रिटर्न भरते हैं एकदम, तो हम करेक्ट रिटर्न भरते हैं, पर इनकम टैक्स वालों को लगे कि हमने गलत रिटर्न भरा, तो वो स्क्रूटनी खोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये सारी चीजें अगर आपको प्रैक्टिस में आ जाए, अगर ये इन सारी चीजों के, इनकम टैक्स भी एक तरह का कानून है, ठीक है, अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाए तो आपको फाइनल में भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि रेलेवेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। लॉ किस इंटर लेवल, हमेशा चाहे सीए हो, सीएस हो, सीडब्ल्यू हो, लॉ इंटर लेवल पे जिस तरीके से आप पढ़ना सीखते हो और जिस तरीके से लिखना एक बार अगर आप सीख गए, फाइनल आपका बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपका फाउंडेशन में किस तरीके से पढ़ते थे आप लोग लॉ? हम्म आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे आप लोग? अपन 4 चीज करेंगे। एक तो पूरा चैप्टर, पूरा एक्ट पढ़ना, मॉड्यूल से कंपेयर करते हैं, मॉड्यूल का कुछ नहीं छूटना चाहिए। मॉड्यूल अगर आईसीआई भगवान है, माता रानी है, तो मॉड्यूल उनकी चौकी है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते अपन। दूसरा, आपको वही चीज क्लास में याद करनी है। तीसरा कीवर्ड्स, और चौथा राइटिंग प्रैक्टिस। और राइटिंग प्रैक्टिस में थोड़ी सी समस्या ये आप हो सकती है कि मैं साइमल्टेनियसली करवाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे? चैप्टर पढ़ा और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओगे कि बाद में करोगे? साथ साथ में सारे रेडी है, नहीं होते तो भी मैं साथ में ही कराता, ठीक है?
तो साथ में ही हम करते चलेंगे। हाँ, तो हम थे फेमा पे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। एक कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करती है, और हम चैप्टर पढ़ रहे तो उनमें से एक कंट्री तो इंडिया होनी चाहिए। वो किम जोंग और चाइना वाले आपस में लड़े तो हमको क्या लेना देना। हाँ, मोदी किसी को गाली गलौज कर दे तो अपने को सोचने वाली बात है, कोई तीसरी लड़ रहे हैं तो अपने को क्या करना। सॉर्टेड। अब भाई हम विदेश, तुमने कभी कुछ सामान ऑर्डर किया फॉरेन से, कुछ बेचा करा, अलीबाबा वगैरह नहीं चलाया फिर, फॉरेन घूमा कोई, जाने की कोई इच्छा, किधर जाने का बिड़ू? दुबई, ओ अभी भी गजब, सीधे दुबई, बहुत बढ़िया। तुम किधर जाएगा भाई? न्यूयॉर्क। एक मिनट, अरे अरे क्या नाम है दीदी आपका? पूर्वा। मैं तो खुद नहीं गया अभी तक वहां यार, दुबई तो गया हूं। कल्चर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लगेगा यहाँ पे, सबके लिए अलग मतलब। हाँ, दुबई। दुबई इज अ नाइस कंट्री टू विजिट, बट थोड़ी महंगी है, मेरे को तो लगी। नाइस सिटी, जो भी है भाई, अपन तो घूमा है, अपने क्या करना। हाँ, आपको कहाँ जाना मैम? तुम लोग क्या आपस में ऐसे घेरा बना खड़े थे, कहा जाए दुबई दुबई क्या? अभी भी पसंद आता, ऊंट अच्छा लगता, क्यों जाता है उधर तुम? अरे यूरोप और न्यूयॉर्क, तुम दोनों ने थाईलैंड क्यों नहीं बोला? हाँ, ड्रीम सिटी। हम्म, आई डोंट नो, आई नेवर थॉट अबाउट दैट। आई माइट गेट मैरिड समडे, तो मैं ऐसी रिस्क लेना ही नहीं चाहता अभी। सिंगापुर भी अच्छी है, मतलब वहां भी विजिट कर सकते। और अगर आपको एकदम यूनिक जगह चाहिए, चाइना चले जाओ। तो भाई लोग, अगर आप मान लो कि दुबई जा रहे हैं अपन, तो स्कल्पचर वगैरह आपको देखना है, या जो भी XYZ आपकी रेलेवेंट एक्टिविटी है, तो बापू का नोट चल जाएगा वहां पे। पैसा किधर से लाने का? फॉरेन एक्सचेंज, मतलब उस कंट्री की करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है? करेंसी ऑफ एनी कंट्री अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 12वीं में। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज तो ठीक, तो वो लाओगे कहां से? अच्छा, एक सवाल पूछता हूं। जैसे विथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे शौक चढ़ा था कि मैं अलग अलग कंट्री की करेंसी इकट्ठी करूं। एक स्टाम्प कलेक्ट करने का और एक करेंसी कलेक्ट करने का कीड़ा था मेरे को, बहुत बहुत जोर से काटा था। तो मैंने कहा भाई अपने को चाहिए, तो मैंने धीरे धीरे कलेक्ट करना शुरू किए। स्टाम्प की तो मेरे पास पूरी फ्रेम बनी हुई है, वो मैंने बनाई नहीं, किसी ने गिफ्ट करी थी। एक क्लाइंट था अच्छा, उसके सामने बस मैं ऐसे ही अपने सपने बांट रहा था, तो उसने दे दी। फिर मेरे को स्कीम अच्छी लगी, दूसरे क्लाइंट के सामने सिक्कों का बांटा, वो दूसरी फ्रेम दे गया। कहा चलो ये भी ठीक। तो भाई ऐसे अगर फॉरेन की करेंसी अपने पास रख सके तो कितनी रख सकते हैं? लिमिट विमिट होती है? आपको पता करेंसी प्रिंटिंग के बारे में समझते हो अपने यहाँ इंडिया की? हम कितने नोट छाप सकते हैं, कितना रुपया छाप सकते हैं? हुँ? अरे इंडिया में गरीबी आ रही तो छापो नोट। उसके इक्विवेलेंट या तो गोल्ड रिजर्व हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो। इसी वजह से फॉरेन एक्सचेंज को बचाया जा रहा है, नहीं तो हम गरीब हो जाएंगे। तो ऐसे इंडिया वाले अगर उधर से फॉरेन एक्सचेंज लाके अपनी जेब में रख ले तो गेम खराब हो जाएगा। इस चैप्टर में वो भी पढ़ना होता है। रेगुलेशन 4 सेक्शन 3 ऐसी लिमिट दी है कि $2000 तक कोई भी आदमी रख सकता है। सिक्के कितने रख सकते सर? कितने भी, $1 करोड़ के सिक्के रख लो, नो लिमिट। ये चीजें अपने को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में पढ़नी। सिंपल है। मैनेजमेंट और रेगुलेशन के बीच में कोई डिफरेंस समझ आता है? एक मैनेज करना और एक रेगुलेट करना। पेट है किसी के घर में? किसके यहाँ, किस किसके? कुत्ता है मेरे। तुम प्यार नहीं करती अपने डॉग से? वो भी बोल दो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अरे तुम्हारा
प्रतिभा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? आन्या। क्या है तुम्हारे घर पे? वही डॉगी। तो क्या नाम है उसका कुछ? जूली। अच्छा, महिला डॉग है। तुम्हारे वाले का नाम? हाँ, अरे हाँ 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 भाई, मेरी शक्ल से मैं ऐसा लग रहा हूँ कि एक बार मैं समझ नहीं पाऊंगा। इंसानों के नाम याद नहीं होते, कुत्ता कुत्तियों के तो ठीक है। सोना। ठीक है, तो उसको अगर वो कुछ गलती करती है सोना, तो कैसा बिहेव करती हो तुम उसके साथ? 7 करोड़। क्या जवाब दिया है? एक्सेप्शन। जूली। जूली नाम है उसका। बहुत कंफ्यूजन हो जाता कभी कभी नाम। मेरी जो है, मेरा पेट है, उसका नाम जेनी है। तो जेनी। तो भाई उसके साथ कैसा बिहेवियर रहता है तुम्हारा? प्यार से बात करती हो या? मैं तो ना सहता ऐसे हैं पापा। तो अगर वो कुछ गड़बड़ करे तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो प्यार से समझाओगे, जूली नो, जो नहीं, है ना? दिस इज मैनेजमेंट, क्या आप चीजों को तमीज से तरीके से मैनेज कर। और एक तरीका, अब जूली तेरी तो मैं, दिस इज रेगुलेशन। जो ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से ध्यान रखा जाए वो क्या होता है? रेगुलेशन। और मैनेज करना मतलब उसमें पनिश, मेन डिफरेंस ही होता है। रेगुलेशन में पनिशमेंट बहुत हार्श होती है, जेल डाल देते थे। फॉरेन एक्सचेंज, आपके पास डॉलर है, आपको जेल में डाल दिया। और यहां पर क्या है, आपके ऊपर पनिशमेंट लगा देते, पीनल फॉर्म में मॉनिटरी पनिशमेंट लगा दिया जाता। इसका डिफरेंस 3-4 बार आया है अभी रिसेंट 2-3 साल में। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में अपने को पढ़ना है। और इसके बाद क्या दिया हुआ? बेसिक चीजें, कुछ प्रोसीजरल कंप्लायंसेस है और कुछ हिस्ट्री विस्ट्री है कि भाई ये कब आया, क्यों आया, किधर को गया। इसका अथॉरिटी का स्ट्रक्चर है, भाई साहब को जानते हो? ये कौन सी गवर्नमेंट है? अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोई तो सही बोला हो। बीजेपी, मोदी, नरेंद्र, मोटा भाई। इसको जानते हो? हनी सिंह नहीं है ये कौन सी मिनिस्ट्री का इंचार्ज है? फॉरेन अफेयर्स। अरे आंटी को तो पॉपकॉर्न पे 18% जानते होंगे आप। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सबसे ऊपर अथॉरिटी का स्ट्रक्चर में कौन है भाई साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख के पूरा फेमा रेगुलेट कर। सर आरबीआई कुछ नहीं करेगा? हाँ, टाइट कर दिया उसको, जात बाहर एकदम। 2-4 काम करवाते हैं उससे, बाकी कुछ नहीं। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है जिसमें आरबीआई आ गया, छोटू को काम दे दिया। जुडिशियल बॉडी होती है। ऐसी चीजें अपने को इस चैप्टर में, डेफिनेशन देखो कितनी टफ है। करेंसी नोट की डेफिनेशन इस चैप्टर में पढ़ना, बोलो करेंसी नोट का मतलब क्या होता है? कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स। इतना टफ चैप्टर है भाई, ये क्या बताऊं, मतलब मैं, याद ही नहीं होता है। हुआ तुमको याद कि इट इंक्लूड्स कॉइन एंड कैश है, बैंक नोट्स आते, याद हुआ? कैसे हो गया, ये तो टफ था। ये पूरा चैप्टर जो है ना, इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो था अपना फेमा। अब कौन सा बचा? जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट से आप क्या समझते हो भाई? कभी नाम सुना उसका? क्या होता है जनरल क्लॉजेस एक्ट? क्यों, तुम फाउंडेशन से हो ना, तुमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो पढ़ा होगा। गुड्स की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी? पूछ लिया आगे, इतनी मेहनत करके हम इंटर में आए और एक सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। गलत टाइम पे बोल दिया, कौन था 9 वाला? नहीं नहीं, 9 थोड़ी, मैं तो, ओ, माय इंटरप्रिटेशन इज बैड। 1930 का था सोगा। अच्छा अच्छा, और बताओ सोगा के बारे में फिर। बस इतना ही है। गुड्स की डेफिनेशन इसने दी हुई है भाई ने। आमतौर पे जो चीज अपने को कहीं नहीं मिलती उसको हम कहाँ ढूंढते? कोई वर्ड का मीनिंग नहीं मिलता तो कहाँ ढूंढते? डिक्शनरी में। तुम गूगल वाली जनरेशन हो, हमारे जमाने में डिक्शनरी में ढूंढते थे। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, अमर की डिक्शनरी, सुनीता की डिक्शनरी, ये क्लासमेट्स के नाम है, बाकी कंपनी ऑक्सफोर्ड ही।
इनके डिक्शनरियों में आप मीनिंग सर्च कर लो। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, लॉ की दुनिया में, जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल क्लॉजेस एक्ट होता है। क्या होता है? तो इसमें क्या पढ़ना है? किस्मत से तुम लोगों को बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है जनरल क्लॉजेस एक्ट, अन्यथा ये बहुत वाहियात, घटिया, नीच प्रवृत्ति का एक्ट है। इसमें क्या है और क्यों है एकदम समझ नहीं आता। एक तो नाम ही जनरल क्लॉजेस एक्ट है। तो अब इसमें आप इंटरप्रीट क्या करो, क्या होता होगा इसमें? जनरल क्लॉजेस कैसे रहते? जनरल। तो इसके प्रोविजंस कैसे? जनरल। क्वेश्चन कैसे आते? जनरल। और क्या होता? क्लॉजेस कैसे? जनरल। सिंपल, ऐसा एक्ट आता है ये। पर ये मैंने इसके कुछ नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश में बना रखे ताकि बहुत निर्दयी हालत ना हो हमारी। एक खुशी की बात यह भी है इसमें कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के 4 टॉपिक आते हैं। मैच हो गया इधर से, थोड़ा बहुत अपनापन अपने को वहां लग सकता है। और देखो ये रहा काइंड्स ऑफ रूल्स ऑफ, वहां इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब जनरल क्लॉजेस है, थोड़ा तो भाव खाएगा, होता है ना। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, वही घिसी पिटी चीज। थोड़े बहुत मीम पुराण के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं, कार्टून वार्टून लगा देते हैं, तो थोड़ा समझना आसान पड़ता है। भाई हम अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और उससे कोई रेलेवेंट और अपडेटेड मीम्स ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं 7 साल पुराने वाले जोक पे हंसा रहा हूँ, जेठालाल एकदम बैठा है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो हम अपडेटेड चीजों के थ्रू ही पढ़ेंगे और धीरे 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 करके खत्म कर लेंगे। पर क्या आपने अपने दिमाग में कोई टारगेट सेट किया है कि हमको इतने टाइम में ये खत्म करना है सब्जेक्ट?